हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आइए आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट को पढ़ना चालू करते हैं और सुप्रीम कोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। भारत में अगर मोस्ट ऑफ द कोर्ट बोला जाए कि सबसे हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, तो आपका जवाब हमेशा ही होना चाहिए हाई कोर्ट के बाद कौन आता है, तो सुप्रीम कोर्ट आता है। आपने सुना ही होगा कि अगर आपको मोस्ट ऑफ द अपील अगर करना है, यहाँ से आप अगर कोई अपील करना चाहते हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, और वहाँ से आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं और हाई कोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपके पास अथॉरिटी होता है। लेकिन सो मैनी टाइम्स ये आदमी की परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब अगर कई बार ये आदमी बोलेगा कि हाँ, हाई कोर्ट अगर ऐसा बोलता है कि हाँ ऐसा मैटर्स है जो सुप्रीम कोर्ट के सुनने लायक है, तभी जा सकते हैं आप। ऐसा भी कुछ कंडीशंस होता है। कई बार आप विदाउट हाई कोर्ट जाए भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे कि आप रीट, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो डेफिनेटली, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है सच कि ये लाइन फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर कोई आदमी ऐसा बोले कि सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट जाना पड़े और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और ऐसा ज़रूरी है, बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है सच, ठीक है। वैसे आइए देखते हैं कि एक्चुअली में भारत में क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑफ द कोर्ट है, तो सबसे मोस्ट कोर्ट है। तो अगर वो भारत में एक्चुअली में ये हुआ है, एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना हुई है। एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब यह होता है, फॉर एग्जांपल्स, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई अपना निर्णय यहाँ पे किसी मामले में दे दिया, अपना निर्णय, जैसे कि अयोध्या मामले में अपना निर्णय दे दिया वो, ठीक है। अब हाई कोर्ट इस बात को उसको माननी पड़ेगी, और उसके नीचे वाले जो कोर्ट होंगे, वो मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट, उनको भी यह बात माननी पड़ेगी। ये बात उनको माननी पड़ेगी, मतलब अब वो इसी हिसाब से निर्णय लेंगे। भारत में संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का डिवाइडेशन हुआ है। डेफिनेटली केंद्र कुछ चीज़ों में कानून बना सकती है, संघ सूची में राज्य अपने दायरे में यानी राज्य सूची में कानून बना सकती है। लेकिन जुडिशियरी में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, न्यायपालिका में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन है कि भारत में जो सेपरेशन ऑफ पावर है, मतलब जो पावर का बंटवारा है, शक्ति का बंटवारा है, वो जुडिशियरी के बीच में है, बिल्कुल भी नहीं है। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है, यानी सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दिया है, हाई कोर्ट बाद में वैसे अगर काम लेता है तो वैसे उसी के आधार पर वो निर्णय ले सकता है, और इसके नीचे सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी वैसा निर्णय ले सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट जैसा बात बोलेगा हाई कोर्ट को माननी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है, उस हिसाब से सब ऑर्डिनेट कोर्ट, और सब ऑर्डिनेट कोर्ट ने जो निर्णय लिया उसके अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं वो सब निर्णय लेते हैं। आपको यह बात हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। यानी एकीकृत न्याय व्यवस्था का मतलब यह होता है कि ऊपर का कोर्ट जो बोला है वो नीचे वाले हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे जो बोला है वो सबको बात माननी पड़ेगी। लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब यह होता है कि अपील आपके पास, अगर आपको अपील दिखती है, फॉर एग्जांपल कोई आदमी रैप करता है, तो सबसे पहले सब ऑर्डिनेट कोर्ट में आप जाते हो, सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में जाते हो, और हाई अपील में आप जा रहे हो नहीं जा रहे हो, ये अपना निर्णय स्वतंत्र होकर दे रहा है। और हाई कोर्ट से आप जब सुप्रीम कोर्ट में जाते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जब आप अपना स्वतंत्र होकर निर्णय देता है, मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट के बाद आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र होकर सब अपना निर्णय दे रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर क्या हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका भी है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी 24/7 आवर्स। आइए देखते हैं क्या चीज़ें एक्चुअली में लक्ष्मीकांत में दी हुई है, हम उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। यही बात लिखा गया है कि अमेरिका में क्या हुआ है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। भारत में ऐसा बिल्कुल भी है, अमेरिका में नहीं है, ऐसा ये बात लिख रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो बात बोलता है या जो अपना निर्णय लेता है, वैसा हाई कोर्ट को वैसी उसी वो आधार हो जाता है, और उसी के आधार पर निर्णय बाकी नीचे वाले सारे कोर्ट लेते हैं। संघीय कानून को संघ न्याय क्षेत्र को, बिल्कुल ऐसा आपको अगर कभी पूछे, ये जो लाइनें हैं कि संघीय कानून मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने बहुत सारे कानून होते हैं, और उसको कौन, बिल्कुल उसको कौन लागू करता है, तो सुप्रीम कोर्ट करता है। लेकिन संघीय राज्य कानून को क्या होता है,
हाई कोर्ट करता है, लेकिन इंडिया में ऐसा सच नहीं है। यानी इंडिया में सच क्या है? सच यह है कि हाई कोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून को देख सकती है, और भी सुप्रीम कोर्ट भी देख सकता है, और हाई सुप्रीम कोर्ट भी स्टेट गवर्नमेंट के कानून को देख सकती है, वो सही है कि नहीं है। हाई कोर्ट भी देख सकती है, और ऐसा इंडिया में सच है, ये बात लिखा गया है। लेकिन अमेरिका में ऐसा सच नहीं है। अमेरिका में स्टेट गवर्नमेंट का कानून स्टेट गवर्नमेंट का कानून हाई कोर्ट देखेगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून सुप्रीम कोर्ट देखेगा। ऐसा है क्योंकि वहाँ पे एक्चुअली में एकीकृत न्याय व्यवस्था नहीं है, 100% शक्तियों का बंटवारा हुआ है, वहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर है। भारत का जो ये किस अधिनियम से लिया गया है, कई बार यूपीएससी यहाँ पे क्वेश्चंस बना सकता है कि 1935 के आधार पर लिया गया। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चंस बनाया गया तो आपको हमेशा सही करना चाहिए कि 1935 के आधार पर ही भारत में ये चीज़ बना हुआ है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भारत में बना है, लेकिन उससे ज़्यादा पावर है अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट, फुल एंड फ्लेजेड था उसकी। ऐसा इसलिए है, क्यों है ऐसा, अगर आपसे कभी क्वेश्चन यूपीएससी पूछे, ऐसा इसलिए है क्योंकि एक्चुअली में वहाँ पे गवर्नर जनरल के पास ज़्यादा पावर होती थी, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं होती थी। और अभी भारत में क्या है? भारत में अभी सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर है। ऐसा अभी भारत में कोई गवर्नर जनरल नहीं है जो इतना पावरफुल हो। ओके, भारत ये आर्टिकल्स दिया गया है 124 से 147, इनके बारे में सब चीज़ लिखा गया है। मतलब कि संविधान में प्रावधान दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को गठन को लेकर के, कि कैसे उसका गठन किया जाएगा, क्या प्रक्रिया को माना जाएगा, और किस आधार पे वो अपना निर्णय लेगा, स्वतंत्र कैसे निर्णय ले सकता है, उसका न्याय क्षेत्र किस किस क्षेत्रों में वो न्याय लेगा, कहाँ कहाँ उसकी शक्तियाँ हैं जिस पे कोई अधिकारी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता है, मतलब वो स्वतंत्र होकर निर्णय। तो स्वतंत्र और शक्तियाँ एक साथ मिल जाती है। क्या कुछ ना कुछ प्रोसीड्यूर होगा, कुछ ना कुछ प्रक्रिया होगा, उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाता है। आप समझ ही सकते हैं दोस्तों, निर्णय लेना है, निर्णय आप हमेशा ही लेंगे तो मतलब कोई ना कोई उसके लिए प्रोसीड्यूर या प्रक्रिया फॉलो करना। इसका मतलब वैसे सुप्रीम कोर्ट अपना खुद ये सब काम करने के लिए संसद चाहे तो नियम बना सकती है, और अगर संसद नियम नहीं बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट भी चाहे तो कुछ नियम कानून बना सकता है, ऐसा है। लेकिन विधानमंडल नहीं बना सकती है, ऐसा दोस्तों आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के मामले में ये बात सच नहीं है। राष्ट्रपति भी नहीं बना सकता, केवल संसद बना सकती है। तो आइए आगे देखेंगे संसद किस किस चीज़ों में कानून बनाया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे? शुरू में क्या था, कम न्यायाधीश थे, 8 या 9 थे, अभी 34 35 है, बढ़ा दिया गया है। तो संसद को क्या करना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। कानून कैसे बनाया जाता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, अपने को यूपीएससी में पढ़ना वो बहुत ज़रूरी है भाई। सिंपल मेजोरिटी से कानून बनाया जाता है। अगर न्यायपालिका में 10 जज हैं, अगर 20 जज को बैठाना है वहाँ पे 25 करने हैं, 30 करने हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि आप समझ ही सकते हैं इतना सारा कानून केस पेंडिंग में चल रहा है भारत में। रिपोर्ट में बहुत सारे रिपोर्ट में ऐसा आता है कि जुडिशरी के कारण बहुत सारा इंडिया में निवेश नहीं आ रहा है, राजनीतिक बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा जज होना चाहिए और इस आधार पर निर्णय ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन ये सच बात नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा किया जा चुका है और केस में कोई कमी नहीं देखा गया। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया जा चुका है। जज बढ़ाने से कोई फाइनली नहीं, निर्णय कम ज़्यादा नहीं होते हैं, या कोर्ट में केस पेंडिंग वगैरह कम नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी कौन बढ़ा सकता है? तो ऐसा करने के लिए संसद बढ़ा सकती है। क्या करेगी? एक 50%, मतलब मान लीजिए संसद में अगर 100 लोग हैं, अगर वोटिंग करना पड़े लोकसभा को, ऐसा मान के चलते हैं यार लोकसभा में भी 100 लोग हैं, राज्यसभा में भी 100 लोग हैं, तो वोटिंग करना पड़े अगर लोकसभा में तो 50% चाहिए। मतलब कि 51 लोग अगर वोट कर देते हैं उस दिन 51 लोग, तो पास हो जाएगा। और ऐसा ही राज्यसभा में अगर 51 लोग कर दिए तो पास हो गया। ये कानून बन जाएगा, राष्ट्रपति अगर साइन कर देंगे। और इसके बाद क्या हो जाएगा, जजों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मतलब अगर कहीं 20 जज है तो 30 किया जा सकता है, 40 किया जा सकता है। भारत में अभी 40 नहीं है, आपको इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बट कौन कर सकता है? राष्ट्रपति या नहीं कर सकता, संसद कर सकता है। ये बात इम्पोर्टेंट है। आगे एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति राष्ट्रपति, ऐसा लिखा है यस, ठीक है। इसमें जो भी बात लिखी कि राष्ट्रपति या न्यायाधीश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बात करता है,
कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, भाई मेन मालिक जो होता है, उसके बारे में कुछ ऐसी बात लिखी नहीं है कि किस आधार पर उसका नियुक्ति किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो आइए समझते हैं उसके नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है। बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी पड़े तो हमें क्या प्रोसीड्यूर या क्या प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा सीनियर मोस्ट जज कौन है सुप्रीम कोर्ट में। अगर 35 जज हैं, उसमें से सबसे सीनियर मोस्ट जज वो कैसा होना चाहिए, एज के हिसाब से। एज के हिसाब से हमें पता होना चाहिए, एज के हिसाब से सबसे सीनियर मोस्ट जज कौन है वहाँ पर। अगर कोई आदमी एज के हिसाब से मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज, उसने 20 साल 25 साल काम किया और सबसे ज़्यादा एजेड आदमी वहाँ पे बैठा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट में, और वो जज है सुप्रीम कोर्ट का, अभी जज है। और जो पिछला जज होता है ना, पहले वाला जो जज होता है, ये उसके क्राइटेरिया हैं, लेकिन जो पिछला वाला जज होता है वो नॉमिनेट करता है कि अभी ये आदमी जज बनेगा, मतलब मेरे जाने के बाद ये आदमी जज बनेगा। ऐसा पिछला वाला जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो निर्णय करता है, और इसके बाद वो निर्णय करने के बाद राष्ट्रपति को ऐसा दिया जाता है, राष्ट्रपति को ऐसा मतलब दिया जाता है वो, और फिर उसके आधार पर वो अपॉइंटमेंट कर देते हैं। लेकिन ऐसा जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन नहीं है तो आपको पता है वॉयलेशन हो सकता है। तो इंदिरा गांधी के टाइम पे सो मैनी टाइम्स मुख्य न्यायाधीश के बारे में प्रॉब्लम खड़ा हुआ था, मतलब किसी जो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे, 2-3 सीनियर मोस्ट जज थे, उनको छोड़ करके किसी और को जज बना दिया गया था। डेफिनेटली वो आगे दिया गया है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मुख्य न्यायाधीश को लेकर के कोई प्रावधान है नहीं। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश को आप छोड़ दीजिए, आइए अन्य न्यायाधीश को देखने की कोशिश करते हैं। अन्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक मान लीजिए अगर 34 जज हैं तो 33 तो डेफिनेटली जज ही होंगे, तो उनकी नियुक्ति के लिए क्या प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में देखते हैं। एक्चुअली में एक कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इतना बड़ा प्रावधान नहीं दिया गया था, इसी के कारण बस विवाद हो गया और विवाद धीरे धीरे बढ़ता गया। और एक टाइम पे थर्ड जज केसेस में ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि भाई जुडिशियरी ही डिसाइड करेगी, मतलब अब कैसे डिसाइड करेगी वो देखते हैं। कॉलेजियम सिस्टम होता है जहाँ पे 4+1 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, ये मुख्य न्यायाधीश होता है, ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जज होते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का ही मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। 5 लोग होते हैं और ये लोग रिकमेंड करते हैं, ये रिकमेंड कर लिए कि ए पर्सन्स को जज नियुक्त करना है सुप्रीम कोर्ट में, या बी पर्सन्स को नियुक्त करना है सी पर्सन्स को। ये लोग नाम निकाल लिए और इसके बाद ये किसके पास भेजेंगे, प्रेसिडेंट के पास भेजेंगे। प्रेसिडेंट फिर क्या करेगा, प्रधानमंत्री से या मंत्री परिषद से क्या करेगा, निर्णय लेगा और इसके बाद नियुक्ति कर देगा। लेकिन आप सोचिए ABC को ऐसा बोल दिया गया और प्रेसिडेंट ने ऐसा निर्णय लिया, नियुक्ति करना चाहता है, लेकिन जो उसके मंत्री परिषद है या जो प्रधानमंत्री है वो बोलना नहीं चाह रहा है कि इस आदमी को नहीं बनाना है, ये पर्सन्स को नहीं बनाना है। तो ये दोबारा प्रेसिडेंट दोबारा इसको नाम रिकमेंड करने के लिए भेज सकते हैं कॉलेजियम को, किसके पास, कि ये पर्सन मुझे पसंद नहीं है, आप दोबारा रिकमेंड कीजिए। तो फिर से कॉलेजियम, वो 4-1-5 जजों वाली कॉलेजियम फिर से ऐसा करती है, फिर से निर्णय देती है। और फिर अगर ये दोबारा निर्णय दिया तो फिर ऐसा राष्ट्रपति के ऊपर, मतलब ये 5 जजों ने जो निर्णय, कॉलेजियम जो व्यवस्था है वो अगर निर्णय देता है इसके बाद दोबारा नियुक्त करने के लिए, तो प्रेसिडेंट बाइंडिंग हो जाता है। तो ऐसा अगर यूपीएससी का भी स्टेटमेंट लिखता है कि प्रेसिडेंट हमेशा कॉलेजियम के बात मानने के लिए, नहीं भाई नहीं मानता है, एक बार नहीं मानता है, दोबारा मानता है, वो उसको मानना पड़ता है 100%, मतलब दोबारा में वो गलती नहीं कर सकते। और आपको दोस्तों एक बात और याद रखनी है कि कॉलेजियम अनुशंसा करता है, ना कि नियुक्ति करता है। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये हमेशा यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, बट अनुशंसा कौन कर रहा है आपको पता है, कॉलेजियम कर रहा है। और कॉलेजियम में कौन लोग हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज ही हैं, 4+1 जज। ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, 5 जज। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या प्रावधान है। ठीक है, डेफिनेटली ये लिखा है कि अन्य जज के लिए क्या था, अन्य जज के लिए ऐसा प्रावधान था, मतलब जो कॉलेजियम सिस्टम है वो तो था ही, कॉलेजियम तो बाद में बना, ठीक है। कॉलेजियम से पहले ऐसा कुछ होता था कि ऐसा
मुख्य न्यायाधीश से पूछा जाता था, और यहाँ पे परामर्श शब्द लिखा था, और ये परामर्श में ही विवाद हो गया कि क्या मुख्य न्यायाधीश से पूछना ज़रूरी है कि नहीं है। और इस पे मुख्य न्यायाधीश ने कई बार कहा, हाँ यार ज़रूरी है, मतलब मैं जब कहूँगा तभी सुप्रीम कोर्ट में कोई जज बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट पे रिकमेंड किया जाता था, और इसी कारण बस ये सो मैनी टाइम्स विवाद खड़ा हो गया। लेकिन थर्ड जज केसेस में ऐसा निर्णय लिया गया कि अब उसी आदमी को जज बनाया जा सकता है, यानी अब उसी आदमी को जज बनाया जा सकता है। ये तीसरे न्यायाधीश मामले में फुल एंड फ्लेजेड हो गया है कि अब कॉलेजियम होगा, और वहाँ पे 5 जज होंगे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, 4+1। अब ये मेजोरिटी से, वोटिंग से लिया जाएगा, मतलब अगर 3 लोग इसमें समर्थन करते हैं तब कहीं जाके किसी जज का नाम भेजा जाएगा, किसके पास, राष्ट्रपति के पास, और फिर राष्ट्रपति कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद से पूछेगा, फिर कहीं जाके फाइनली निर्णय लिया जाएगा। ये, और ये बात दोस्तों आपको याद रखनी पड़ेगी, और ऐसा ही है। लेकिन ऐसा एनजेसी नाम का एक कानून बनाया गया था जहाँ पर 50% जज होते थे और 50% प्रधानमंत्री के कुछ सदस्य होते थे, कार्यपालिका के सदस्य होते थे, और उसके आधार पर निर्णय करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को नल एंड वाइट कर दिया। अच्छा, ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको पता है जुडिशियरी में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। मतलब जुडिशरी को आप डिवाइडेड नहीं कर सकते, जुडिशरी को आप कुछ नहीं कर सकते, जुडिशरी अपना फुल एंड फ्लेजेड डिसीजन लेती है। क्योंकि कहीं ना कहीं स्टेट के डेफिनेशन में आप देख सकते हैं जुडिशरी नहीं शामिल होती है, राज्य के डेफिनेशन में जो आर्टिकल 13 में गिवन है, तो वहाँ से भी आप लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये लोग अपना स्वतंत्र होकर निर्णय लेते हैं। और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मैं पहले ही बताया था कि 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के बीच में एक न्यायाधीश नियुक्त कर दिया गया था। ऐसा हो गया था 1973 में, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब वॉयलेटिंग हो गया मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को लेकर संविधान में कोई बड़ा प्रावधान दिया नहीं गया है। हाँ, अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि संविधान में भाई सही दिया गया है कानून, तो भाई ये स्टेटमेंट हमेशा ही रॉन्ग होगा, और आपको ये बात हमेशा दोस्तों याद रखनी पड़ेगी। आगे आइए, आगे देखते हैं। अब क्या है, अब मुख्य न्यायाधीश को उसी आदमी को नियुक्त किया जाता है जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट में। अब ऐसा वॉयलेशन हो नहीं सकता, क्योंकि ये अभी एक मैंडेट तरीका है। पिछला वाला जज सही बोलना चाहिए, पिछला वाला जज अगर सही बोलता है कि हाँ इस जज को बनाना चाहिए, और वो उसी को बोलेगा जो सीनियर मोस्ट जज होगा, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। आइए, न्यायाधीश बनने के लिए क्या कंडीशन चाहिए। ओके, आपको ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भी ये कंडीशन चाहिए। ठीक है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जज ही कहीं ना कहीं सीनियर मोस्ट जज होते हैं, बट आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, ये कंडीशंस भी होना चाहिए, बीच एक कंडीशंस और लग जाती को सीनियर मोस्ट होना चाहिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या कंडीशंस है तो आप देख सकते हैं। पहला, भारत का नागरिक, तो नागरिकता होने का ये एक फ़ायदा है। दूसरा कि भाई 5 साल कम से कम जज होना चाहिए, जज होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए, हाई कोर्ट में। भाई वो एक हाई कोर्ट मिला के, या 2 हाई कोर्ट मिला के, या 3 हाई कोर्ट मिला के, 4 हाई कोर्ट मिला के अगर वो जज है, ना कि मुख्य न्यायाधीश है, जज होना चाहिए। 5 हाई कोर्ट को मिला करके भी वो ऐसा बन जाता है जज या सच, तो भी बन सकता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज। और या तो ये तो कंडीशंस है पहला वाला, अगर ये नहीं मिल रहा है तो दूसरा कि तुम 10 साल तक वकील हो जाओ, 1 साल इस कोर्ट में करो, तीसरे कोर्ट में करो, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, बहुत सारे न्यायालयों को मिला करके, उच्च न्यायालय और बहुत सारे न्यायालयों को मिला करके उसके 10 साल का अगर वकील का एक्सपीरियंस है उसका, तो बन सकता है। एक न्यायालय का ज़रूरी नहीं है ऐसा। और तीसरे, ये भी आर में है, मतलब पहला अगर नहीं पूरता है 5 साल, अब जज भी नहीं होते हैं, आप 10 साल वकील भी नहीं रहते हैं बहुत सारे न्यायालय को मिला करके, तो आप देख लीजिए आपके पास एक प्रतिष्ठित सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए राष्ट्रपति के नज़र में। तो भाई ये बड़ा खतरनाक लाइन लिखा है, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट के मामले में सच है, लेकिन हाई कोर्ट में ऐसा सच नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के क्वालिफिकेशंस जो चाहिए, अर्हताएँ चाहिए, वो हाई कोर्ट के लिए एक समान नहीं है। मतलब हाई कोर्ट में सम्मानित न्यायवादी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है, मतलब ये चीज़ इसमें हो सकता है इसमें लिए, बट उसमें नहीं है ऐसा प्रावधान। ठीक है, अब ये सम्मानित न्यायवादी कैसे ढूंढते हैं, अगर आपसे कई बार क्या होता है, कमेटी बैठती है, प्रेसिडेंट उस कमेटी का कुछ करते हैं, नियुक्ति करते हैं,
और वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा आदमी बनाएगा, ठीक है। सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी जैसा होता है, और इसके बाद वो भाई साहब बोलते हैं। बट वो भाई साहब कौन होते हैं जो जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के? भाई काफ़ी 5-6 लक्ष्मीकांत लिख चुके होंगे वो, ठीक है, आप समझ सकते हैं। बहुत कानून का बहुत एक्सपीरियंस बंदा होगा वो, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। न्यूनतम आयु अगर यूपीएससी आपसे पूछे तो नहीं लिखा है, संविधान में ऐसा प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। आइए शपथ दिलाते हैं। शपथ दिलाने के लिए भाई साहब राष्ट्रपति भी दिला सकते हैं शपथ, या कोई और आदमी भी दिला सकता है शपथ। मतलब सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए कागज़ लेटर लिख के उसके नीचे राष्ट्रपति का सिग्नेचर करके, ज़रूरी नहीं है कोई और आदमी राष्ट्रपति बोल सकते हैं कि तुम जाके शपथ दिला दो। और शपथ देने के लिए आपको पता है संविधान का बात मानना पड़ेगा, विधि और मर्यादा का रखना पड़ेगा, सब चीज़ अच्छा लिखा गया है बात, ठीक है। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए 65 साल तक आप जज रह सकते हैं। ऐसा नहीं लिखा है 5 साल 10 साल, ज़िंदगी भर आप जज रहिए। कब तक? 65 साल तक। कब तक? ज़िंदगी भर, मतलब 65 साल तक, ज़िंदगी भर नहीं, 65 साल तक, ठीक है। और बाकी अगर किसी मामले में विवाद हो जाता है, मान लीजिए किसी मामले में विवाद हो जाता है, तो इसको कौन डिसाइड करेगा? संसद। सुप्रीम कोर्ट के मामले में, हाई कोर्ट के मामले में राष्ट्रपति डिसाइड करता है। मतलब ये आयु के बारे में अगर कुछ भी विवाद हो जाता है कि भाई ये आयु सही नहीं है, कम है, ज़्यादा है, कम करना है, 64 करना है, 63 करना है, 66 कर सकते हैं। अब लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बढ़ा दिया गया होगा, तो आप सोच सकते हैं कौन किया होगा? संसद में किया होगा। और हाई कोर्ट के मामले में कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये समान नहीं है, आपको इतना ध्यान रखनी पड़ेगी। ये अपना भाई साहब लिखित में त्यागपत्र दे सकते हैं, मतलब लिख के कागज़ में नीचे सिग्नेचर करके दे सकते हैं, या फिर संसद भी हटा सकती है। और संसद को हटाने के लिए क्या प्रोविज़न से, आइए उसको समझने का कोशिश करते हैं। एक्चुअली में राष्ट्रपति क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। हटाने के लिए ये प्रावधान है कि 100 होना, मतलब राष्ट्रपति अगर ऐसा स्टेटमेंट आए कि राष्ट्रपति हटा सकता है, बिल्कुल ऐसा स्टेटमेंट आए तो वो सही होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकता है राष्ट्रपति, लेकिन कहीं ना कहीं उसको परमिशन लेना पड़ता है और लोगों से। अगर ऐसा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति ही हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसा स्टेटमेंट आए कि सुप्रीम कोर्ट के जज को या मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकता है, तो ये बात सच है। हटाने के लिए क्या प्रावधान है? कुछ संसद ने कुछ कानून बनाया 1968 अधिनियम, और उसके आधार पर हटाया जाता है। तो कैसे हटाते हैं? लोकसभा में ऐसा 100 लोग होना चाहिए, 100 सदस्य साइन सिग्नेचर करें। राज्यसभा के मामले में 50 लोग करें। और इसके बाद किसको देंगे ये लोग? ये लोकसभा स्पीकर को दें, जो या राज्यसभा के सभापति को दें। अब ये भाई साहब ये ले सकते हैं, ये जो बात बोल रहे हैं ये लोग ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। मतलब बाइंडिंग नहीं है इनके ऊपर कि ये बात माने लोकसभा का स्पीकर, ज़रूरी नहीं है। अगर ये भाई साहब बात मान लेते हैं तो एक कमेटी बैठाएंगे, जिसमें अगर सुप्रीम कोर्ट 3 लोग होंगे, जिसमें 2 जज होंगे और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी होगा। मतलब 3 लोग होंगे और 3 लोगों डिसाइड करेंगे कि क्या निर्णय होना चाहिए। वो लोग अगर रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करने के बाद फिर कहीं ना कहीं संसद में क्या होता है? वोटिंग होता है। संसद में वोटिंग कैसा होगा? आपको पता है 2/3 हमेशा संसद में वोटिंग करते हैं। वोटिंग करने के लिए क्या होगा? संसद में अभी मान लीजिए 200 सदस्य हो अगर लोकसभा में, तो कितने लोग वोटिंग करेंगे? 2/3। और जितने लोग उस दिन उपस्थित हैं, अगर संसद में 200 लोग उस दिन उपस्थित हैं तो उसमें 2/3 वोटिंग करना चाहिए। अगर ये लोग पास कर देते हैं कि हाँ भाई हटा देना चाहिए, लोकसभा में अगर कर लेते हैं, तो अगर लोकसभा से शुरुआत हुआ है तो लोकसभा में पहले वोटिंग लाया जाएगा और फिर लोकसभा में फाइनली डिसाइड कर लेंगे। इसके बाद ये लोग राज्यसभा में भेज देंगे। राज्यसभा को लगता है तो वो भी एक कमेटी बैठा सकती है और फिर फुल एंड फ्लेज, या तो फिर वो वोटिंग करवा सकते हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि वहाँ पे भी क्या होगा? 2/3 की वोटिंग होगी और इसके बाद निर्णय ले लिया जाएगा और इसके बाद हटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति फिर क्या होगा? उसको हटा सकता है। ये सिंपल प्रावधान है, आप समझ सकते हैं। प्रावधान ये है कि सबसे पहले 100 या 50 लोग, इसके बाद स्पीकर के पास, स्पीकर एक कमेटी बैठाएगा और फुल एंड फ्लेजेड कमेटी निर्णय लेगी और इसके बाद फिर
2/3 वोटिंग होगा अगर लोकसभा में स्वीकृत हो जाता है, इसके बाद राज्यसभा में भी 2/3 स्वीकृत हो जाता है, और इसके बाद उस जज को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा यह सब निर्णय, और राष्ट्रपति उसके बाद उस जज को हटा सकते हैं। लेकिन ये बहुत टफ प्रावधान है, आपको हमेशा याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाना इतना आसान नहीं है, बहुत टफ है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना बहुत टफ है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी यार मिलती नहीं है। लेकिन मान लीजिए लोकसभा का सत्र इस सत्र में पारित हुआ हटाने के लिए, मान लीजिए मानसून सत्र में हटाने के लिए पारित हुआ है, तो ये इसी सत्र में पास और वोटिंग हो जाना चाहिए, और इसके बाद निर्णय उसको हटा दिया जाएगा, तभी हटा सकते हैं। मतलब एक सत्र में, उसी सत्र में पास होना चाहिए और उसी सत्र में निर्णय लेना चाहिए, तभी हटा सकते हैं। दूसरे सत्र में हटाने के लिए फिर से निर्णय लेना पड़ेगा, फिर से वही 50-100 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से निर्णय, फिर से वोटिंग, ये सब मूर्खता वाला काम। लेकिन आपको याद ये रखना है दोस्त कि अगर लोकसभा विघटन हो गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा फिर से लोकसभा आएगी, फिर से वोटिंग होगा और फिर से निर्णय लिया जाएगा और उनको हटा सकते हैं। लेकिन सत्र पे ज़रूर फ़र्क पड़ता है। अगर यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए मानसून सत्र कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है, तो बिल्कुल डालता है, मतलब उसी मानसून सत्र में आप कर सकते हैं। जबकि लोकसभा का विघटन कुछ बड़ा प्रभाव नहीं डालता है, कुछ भी नहीं डालता है। यही सारी बात आपको इधर देखने को मिलेगा, यही सारा बात लिखा गया है, यही बात लिखा गया है। आपको इतना बात, ये बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, ये वाली लाइन, ये वाला लाइनें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी लाइन लिखी गई है यहाँ पे। ये बात बहुत बड़ी लिखी गई है कि राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। याद रखना, ये ऑप्शन सच होगा हमेशा। आपको मैं बताया उतना टफ प्रोविज़न वैसा कुछ भी नहीं है, हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा अगर इसी में एक लाइन लिख देता कि उसके, ऐसा लिख देता कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से ही हटाया जा सकता है, ही लिख देता है यहाँ पे, तो रॉन्ग हो जाता है स्टेटमेंट। राष्ट्रपति के आदेश से ही नहीं हटाया जा सकता। बहुत सारा वो आपको मैं बता चुका हूँ कितना लंबा चौड़ा प्रोविज़न होते हैं, और इसके बाद हटाने का वो प्रोविज़न है, वैसा कुछ है। ठीक है, लेकिन आपको आगे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वही लाइन लिखी हुई है कि सत्र से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सत्र से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उसको सत्र में, उसी सत्र में फ़र्क पड़ता है, सत्र से फ़र्क पड़ता है, उसी सत्र में होना चाहिए। आपको ये दोस्तों बात याद रखनी पड़ेगी। और जबकि आगे और भी एक लाइन लिखा गया है, एक्चुअली में ये लाइन लिखा गया है कि विशेष बहुमत अब 2/3 मैं आपको बता ही चुका हूँ, और हटाने के लिए दुर्व्यवहार और सिद्ध कदाचार। तो ऐसा अगर यूपीएससी लिखे दुर्व्यवहार क्या है, सिद्ध कदाचार क्या है, तो भाई वो तो संविधान में डिफाइन नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है। वैसे अगर सुप्रीम कोर्ट का जज किसी लड़की को रैप भी कर देता है तो भी उसके ऊपर ये आधार पर लगाया जा सकता है, और उसको मतलब क्या बोलते हैं, उसको नल एंड वाइट किया जा सकता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट के जज से हटाया जा सकता है, या कुछ भी गलत काम कर रहा होगा तो डेफिनेटली। और सुप्रीम कोर्ट के जज को जो हटाने का प्रावधान है, वैसा ही कुछ हाई कोर्ट के जज को भी हटाने का प्रावधान है। हटाने का प्रावधान समान है, आप समझ ही सकते हैं कि मतलब एक ही के चट्टे बट्टे ये लोग, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों को हटाना थोड़ा मुश्किल बात। अब ये देखिए अंत में लिखा है, और ऐसा बात लिखा है कि आज तक किसी जज को हटाया नहीं गया है। कितने फ़ख्र की बात है ना कि आज तक किसी जज को हटाया नहीं गया है, और ये काफ़ी टफ प्रोविज़न है, आप समझ सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज तक किसी जज को हटाया नहीं गया, और जब जज को हटा नहीं सकते तो यार सोच ही सकते हैं निर्णय इसीलिए इतने कोर्ट में पेंडिंग है, ये भी एक बड़ा कारण है। इसमें भी आप कभी अगर मेंस में क्वेश्चन है क्या करना चाहिए, तो हटाने का जो संशोधन प्रक्रिया वो थोड़ा आसान कर दो, ठीक है, या अलग से कोई कानून बना दो, अलग से कोई बोर्ड बना दो, वो निर्णय ले। इतना टफ क्यों करते हो यार। ठीक है, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पाए वेतन भत्ता कौन डिसाइड करता है, तो भाई संसद डिसाइड करता है, सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं डिसाइड करता है। लेकिन इनके जो वेतन भत्ते होते हैं ना, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, और उसके भारित व्यय पर, जिस पे वोटिंग नहीं होती है लेकिन चर्चा तो हो सकती है सदन में। ये सेवानिवृत्त और मुख्य न्यायाधीश ये सब चीज़ जो भी होते हैं उनको 50% वेतन दिया जाता है। मतलब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको अगर 1 लाख मान लीजिए सैलरी मिल रही है कल के दिन, तो उनको 50,000 बाद में सैलरी मिलेगा। अगर वो वहाँ से चल बसे, मतलब कि उनका काम ख़त्म हो गया, वो जज अब नहीं रहे वहाँ का, सेवानिवृत्त हो गए, तो अब उनको 50,000 सैलरी मिलेगा। लेकिन आप बहुत सारे मामलों में ये सच नहीं है, आपको ऐसा समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे आइए देखते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश।
कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कब होता है? जब सुप्रीम कोर्ट में मान लीजिए किसी कारणवश नहीं है कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। जब कोई नहीं है मुख्य न्यायाधीश, कैसे मान लीजिए पद खाली हो सकता है, या वो आदमी बाहर चला गया है कहीं घूमने, टूर पे गया है, या मान लीजिए इंडिया के किसी पार्ट में गया है, घूमने गया है, केरला गया है, कर्नाटका गया है, आप समझ ही सकते हैं, या फिर मनाली गया है, ठीक है, या फिर कि वो उसको मान लीजिए उसको बीमार है, वो हॉस्पिटल में भर्ती है, तो फिर क्या कर सकता है? वो अपना काम तो नहीं कर सकता है ना भाई। तो आप समझ ही सकते हैं उस टाइम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जज तो होना पड़ेगा, और ऐसे टाइम पे राष्ट्रपति बना सकता है किसी न्यायाधीश को। किसी न्यायाधीश को, आप ये बात याद रखिएगा, किसी न्यायाधीश का मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक नहीं है उसको भी, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक होना चाहिए। आगे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यार जल्दी में। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब ये होता है कि जब कोरम पूरा नहीं होता है। क्या होता है? जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, या फंडामेंटल राइट पे जो बना था, ठीक है, पुत्ता स्वामी बना था और उसमें 13 जज बैठे थे, तो उसमें मान लीजिए 12 जज बैठे हैं और एक जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, कोई दूसरा कमेटी में बैठा हुआ है, और उस टाइम पे उसको किसी को जज बनाना पड़े सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है और पीठ में कम लोग हो रहे हों, तब मान लीजिए पीठ में काम करने के लिए 13 लोग चाहिए बट 12 लोग ही हैं, एक कमी हो रही है, तो एक को कमी पूरा करने के लिए किसी भी जज को न्यायाधीश बनाया जा सकता है। वो हाई कोर्ट का भी हो सकता है, अगर वो हाई कोर्ट का होगा तो हाई कोर्ट के जज से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से भी परमिशन लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश के परामर्श और राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी के बाद ही कर सकता है। ऐसा हो सकता है, एक्टिंग जज कोई भी बनाया जा सकता है कोरम पूरा करने के लिए। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि कोरम पूरा करने के लिए किसी भी आदमी को जज तो बनाया जा सकता है। आइए आगे बैठते हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या होता है? एक ऐसा न्यायाधीश होता है, अब ये यहाँ पे ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकता है कि क्या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की मर्जी चलती है? हाँ भाई, उसकी मर्जी चलती है, वो बोलेगा हाँ, राष्ट्रपति बोलेंगे हाँ, तो एक और दो आदमी, एक तो जो जज बनने लायक है, दूसरा कि वो प्रेसिडेंट, वो अगर हाँ बोलता है तब कोई सुप्रीम कोर्ट का जज यानी मुख्य न्यायाधीश किसी आदमी को कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है और बुला सकता है, वो उसकी मर्जी चलती है, मतलब इन दोनों की मर्जी होनी चाहिए। बट आपको हमेशा इन दोनों मामलों में याद रखना है कि ये जब रिटायरमेंट होंगे, तो ऐसा अगर मान लीजिए कई बार क्या होता है ना, ये जब रिटायरमेंट हो रहे हो तो मान लीजिए कि किसी जज की सैलरी 1 लाख हो, तो ऐसा ये लोग बोल सकते हैं ना यार कि मुझे सैलरी ज़्यादा दो, मतलब अभी तो सैलरी 1 लाख हो गई है, तो अभी रिटायरमेंट के बाद 50% मतलब मुझे 50,000 मिलना चाहिए, क्योंकि फिर भी तो आप देंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं दे सकते, ये इनकी मर्जी है, सुप्रीम कोर्ट का मर्जी है कि वो क्या निर्णय लेता है या राष्ट्रपति क्या निर्णय लेता है इस सारे मामलों में, वो सब पहले ही डिसाइडेड होता है और इसके बाद कुछ काम करते हैं। तो ये हमेशा वेतन भत्ता वाला यहाँ पर एक्सेप्शन हो जाता है। और यहाँ पे जो मैं कार्यकारी न्यायाधीश बता रहा था, वहाँ पे क्या एक्सेप्शन है? तो वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ एक्सेप्शन है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज जो होंगे, 12 लोग जो लोग थे, उनके ऊपर ये मुख्य अपना दादागिरी नहीं जमा सकता, मतलब उससे कमज़ोर ही होगा, क्योंकि कुछ समय के लिए इसको वहाँ का जज बनाया गया है, और जब तक वहाँ का जज बना है तब उसी के अनुसार वेतन मिलेगा, भत्ता मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा, बाकी सब चीज़ मिलेंगे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज लायक नहीं है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं माना जाएगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे उनके आधार पर या उनके साथ जैसा व्यवहार किया जाता है, आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी दोस्तों, मतलब उस पर प्रभावी नहीं होता ये चीज़। ठीक है, आपको कैसा लगा आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। फिर अगर कुछ भी आपको लगता है कि सुधार करने की ज़रूरत है पढ़ाने में, तो आप बता सकते हैं। फिर यहाँ से इसके बाद आगे स्थान के बारे में निर्णय लिया जाएगा, आगे हम लोग पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। जैसा भी आपको लगा आप अपना निर्णय दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।